नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कठारे और आज देश का आम बजट पटल पर रख दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया और ये बजट खासतौर से इसकी कुछ हाइलाइट्स भी आपको बता दें। दरअसल खासतौर से सर्विस क्लास को बहुत बड़ी उपहार के तौर पर ये बजट लेकर आया है। नई टैक्स प्रणाली में बड़ी छूट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। 7 लाख तक की इनकम पर अब टैक्स छूट मिलेगी आयकर दाताओं को। खासतौर से जो सर्विस क्लास हैं उनके लिए ये बड़ी राहत इस बजट में कही जा रही है। इनकम टैक्स छूट सीमा अब 7 लाख तक रहेगी। हालांकि कुछ नॉर्म्स जरूर रहेंगे इसमें। इसके अलावा आयकर में सर्विस क्लास को ये राहत है। आपको बता दें इनकम टैक्स छूट सीमा 5 लाख से बढ़कर 7 लाख रुपए हुई है। सालाना 7 लाख तक आय पर अब कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 लाख रुपए तक अगर आय होती है तो 5% टैक्स देना होगा और 6 लाख से 9 लाख तक आय पर 10% टैक्स देना होगा। वहीं 9 लाख से 12 लाख तक आय पर 15% टैक्स अब देना पड़ेगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि करीब 8 साल से टैक्स स्लैब में या दरों में कोई बदलाव, कोई चेंजेस नहीं हुआ था और 8 साल बाद ये बड़ी राहत सैलरीड क्लास को मिलने जा रही है। और इसे जो राजनीतिक पंडित हैं वो भी अपने लिहाज से इसको एनालाइज करेंगे, क्योंकि 2023 में करीब 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। उस लिहाज से बजट को चुनावी बजट भी कहा जाएगा राजनीतिक पंडितों के जरिए। लेकिन ये बड़ी राहत है, बड़ी छूट है। तो लोगों का रिएक्शन भी जानेंगे, हम एक्सपर्ट्स से भी जानेंगे कि आखिर क्या इस बजट में किस किस क्षेत्र के लिए क्या जो वाकई में दिख रहा है वो है या नहीं है। इस वक्त हमारे साथ जबलपुर से न्यूज 18 संवाददाता प्रतीक अवस्थी जुड़ गए हैं। प्रतीक, बजट पेश कर दिया गया, आम बजट है, बहुत सारा कुछ इसमें नया भी नजर आ रहा है। चूंकि 23-24 चुनावी साल रहने वाले हैं, कैसे लोग देख रहे हैं, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस बजट पर? बिल्कुल, देखिए प्रशांत, इस वक्त मैं जबलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हूं। तमाम जितने भी जानकार हैं वो यहाँ पर एकत्रित हैं और बजट को गहनता के साथ सभी ने सुना है, समझा है, क्या बारीकियां हैं, कितना फायदेमंद रहेगा आम जनता के लिए। हम सीधे जुड़ते हैं। हिमांशु खरे जी जो है जबलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। सर, बेशक आपने बजट को बारीकी से देखा, सुना, समझा भी है, तो क्या कहेंगे आप इसे, कितना रेटिंग देंगे और कितना महत्वपूर्ण है बजट? देखिए, एक बजट जो देश का आम बजट होता है, इसका शब्द आम बजट है। ये आम जनता से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और कई वर्षों में हम लोग की दरकार थी कि बजट में हर तबके का कोई ध्यान रखने वाला बजट हो। इस बार बजट में ये देखने में आया है, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे ट्रेड व्यापारी हो, चाहे वो शिक्षाकर्मी हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, महिला हो, युवा हो, स्टार्टअप हो, कोई भी हो, सबके लिए बजट में कुछ न कुछ प्रावधान किया गया है। उद्योग व्यापार की बात माने तो 10,000 करोड़ से हमारे ऋणों के लिए एक लेवरेज दिया गया है, अच्छा कदम है। सिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ प्रति वर्ष खर्च करना 5 वर्षों तक, ये बहुत अच्छा संदेश स्वागत योग्य कदम है। इससे हमारा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होगा, सुधरेगा। स्टार्टअप पॉलिसी में 7 साल से 10 साल तक उसको एक्सटेंड किया है। टैक्स हॉलिडे को अच्छा प्रयास है। बजट बहुत अच्छा है, एक लोक लुभावना बजट कह सकते हैं। बजट अच्छा है। आपने आपके लोकप्रिय चैनल में जैसे आपने अभी पूछा है कि आउट ऑफ 10 हाउ मच इट शुड बी स्केल्ड, हाउ मच इट शुड बी रेटेड, तो आई सिंसियरली बिलीव कि ये 10 में से 8 अंक तो प्राप्त होने लायक बजट जी। सर, बेशक 8 साल बाद ही सही, चलिए तकनीकी पहलू जो भी हो, लेकिन टैक्स स्लैब में कहीं ना कहीं बदलाव तो हुआ, शायद कोई तक का बेनिफिट भी कर सकता है इस मामले में, क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार की जो न्यू टैक्स रिजीम थी वो ऑलरेडी किसी ने अपनाई नहीं थी, मात्र 4 से 5% लोगों ने अपनाई थी। आज की तारीख में सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को लोगों को बीच में अट्रैक्शन का पॉइंट बनाने के लिए 5 से 7 लाख कर दिया और जो पुरानी ओल्ड टैक्स रिजीम थी उसको 2.5 से 3 लेके आए। आप इससे क्या आज की बढ़ती हुई महंगाई में आम आदमी को फायदा होगा? 2 लाख से, वो भी जहां उसके ऊपर इतना खर्च आ रहा है। सरकार जो आज 211 लाख करोड़ के कर्ज में डूबी हुई है, जो पूरे भारत का 82% जीडीपी का हिस्सा है, आज वित्त मंत्री उस पर कुछ नहीं बोल रही हैं। आप ये देखिए, जो घोषणाएं पिछले बजट में की गई थी, क्या
वो लक्ष्य हमने हासिल कर लिया, और अगर हासिल कर लिया है तो फिर बेरोजगारी क्यों है, वो विकास दर क्यों नहीं हम हासिल कर पा रहे। सरकार नई स्कीम्स लाने की बात करती है, नई घोषणाओं की बात करती है, पर पुरानी घोषणाएं जो उसने की है क्या वास्तव में वो हमने पा लिया है? जिस प्रकार की घोषणाएं हैं कुछ उसमें तालमेल बढ़ते हैं। टैक्स सलाहकार भी हमारे साथ है, शॉर्ट में सर बताइएगा कैसा है ये बजट आपके ओपिनियन में? देखिए, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी निराशा इसलिए हुई है कि वित्त मंत्री ने 2 साल पहले 2 टैक्स रिजीम लाए थे। एक टैक्स रिजीम में बचत की छूट मिलती थी, एक में बचत की छूट नहीं मिलती थी। उस टैक्स रिजीम को लोगों ने एक तरह से नकार दिया था क्योंकि 5% लोगों ने ऑप्ट किया था। उस रिजीम को मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए इस बजट में बड़े होशियारी से उन्होंने बोला कि हम 5 लाख से 7 लाख की लिमिट कर रहे हैं, 3 लाख तक का एग्जेम्पशन दे रहे हैं, बट वो नए टैक्स रिजीम की जिसमें किसी भी तरह का कोई हमको छूट नहीं मिलती है। तो आज जो हमारी बचत का प्रोत्साहन है वो खत्म हो रहा है। आज हमारे को जो मेडिकल हेल्थ की हम सोच रहे थे छूट मिले, वो हमारी नकार दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो टैक्स स्लैब का जो चेंज हुआ है वो एक होशियारी वाला चेंज है। मध्यम वर्ग को उससे बहुत कुछ राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। सर आप भी शॉर्ट में व्यू बताइए कैसा है ये बजट आपके ओपिनियन में, कितना लाभदायक होगा व्यवसाय के तौर पे? एमएसएमई को लेके जो सरकार ने घोषणा की है वो एक अच्छा पहल है कि उसमें कम से कम जो न्यू जनरेशन को व्यापार करने के लिए जो प्रॉब्लम्स आती है, बैंक गारंटी में कुछ ना कुछ रखना पड़ता है, वो कम से कम विदाउट बैंक गारंटी के जो लोन देगी तो न्यू जनरेशन जो है वो व्यापार में निश्चित ही एमएसएमई का लाभ उठाएंगे। और अब उद्योग के छोटे छोटे उद्योग बढ़ने की बहुत ही उम्मीद है। ठीक है, छोटे उद्योग बढ़ेंगे, एमएसएमई के लिए भी काफी अच्छा हो। सर शॉर्ट में आप भी अपना व्यू दे दीजिए। सर मैं ये कहूंगा कि आम भारतीय के लिए मुझे इसमें कुछ नजर नहीं आया। घुमा फिरा के बातों को पेश किया गया है। और अगर कहा जाए कि ट्रांसपोर्टर होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, अगर इस समय देश किस चीज से जूझ रहा है, महंगाई से सबसे ज्यादा जूझ रहा है। महंगाई को कम करने के लिए सबसे बड़ा काम है जो ट्रांसपोर्ट रीढ़ की हड्डी होता है देश के अंदर, उसमें क्या किया गया? क्या डीजल को सस्ता करने के लिए उसको जीएसटी में लाया गया? क्या टोल नीति में परिवर्तन किया गया? धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अगर 50 लाख से 1 करोड़ तक की गाड़ियां उसको 10 साल के लिए आपने कर दिया, उसकी लाइफ आप खत्म कर दोगे स्क्रैप नीति के तहत। ट्रक बनाना, बसें बनाना लोग बंद कर देंगे, क्या होगा? महंगाई और बढ़ेगी। मुझे लग रहा है कि ये ट्रांसपोर्टर्स को पूरा निराश करने वाला है और आम जनता को भी निराश करेगा ये नीतियों से। किसी का मुझे नहीं लग रहा कि बहुत आम जनता को लाभ देने वाला बजट है। मिक्स ओपिनियन है प्रशांत, यहाँ पे कुछ तारीफ भी कर रहे हैं, कुछ निराश है। तो कहीं ना कहीं हर वर्ग को साधने की कोशिश यहाँ पर की गई है। एमएसएमई वर्ग हो जो विशेष रूप से रीढ़ भी है भारतीय इकोनॉमी की, अगर बात की जाए टैक्स स्लैब में जो छूट है उसको लेकर के जानकार मिक्स प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं होशियारी की गई है। जो भी हो, एक बड़ा जो बजट है पेश किया गया, मार्केट भी उछाल पर है, तो कुछ वर्ग बेशक बेनिफिट हो रहे हैं, कुछ में निराशा है। जी जी बिल्कुल, एक्सपर्ट से भी आप बात कर रहे थे और एक सवाल जरूर उठा यहाँ पर कि 2 तरह की जो टैक्स सिस्टम था, पहले टैक्स सेविंग के लिए, जो दूसरा जैसे किसी ने फॉलो नहीं किया था, 5% फॉलो कर रहे थे, उसमें बड़ी चतुराई से बदलाव किया गया है। उसको अगर कोई एक्सपर्ट दोबारा समझा सकें कि वाकई उसका कुछ जनता को लाभ होगा या फिर महज दिखावा। जी 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 बिल्कुल, देखिए हमारे साथ जो कर सलाहकार है वो मौजूद है। सर टैक्स रिजीम को सरल भाषा में आम जनता समझना चाहती है। जो 2 प्रकार की टैक्स रिजीम आई है उसमें कैसे लाभ होगा या नहीं होगा, या कैसे होशियारी की गई, या क्या ओपिनियन है आपका? देखिए, इससे पहले इनकम टैक्स में 2 टैक्स रिजीम चलती थी, ओल्ड और न्यू। न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो 5 से जो उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट थी वो 7 लाख कर दी गई है, यानी 2 लाख उसमें बढ़ाया गया है। ठीक। और जो पुरानी थी जो 2.5 लाख थी उसको 3 लाख कर दिया गया है। मेरा आपसे यही इसमें कहना है, आज की इस बढ़ती हुई महंगाई में क्या 2 लाख रुपए बढ़ाना उस मध्यम वर्गीय आदमी को शांति देगा? मेरा कहने का पूछना का आशय यह है कि अगर 7 लाख का ऑप्ट करता है कोई व्यक्ति, तो क्या उसे जो बेनिफिट मिलते थे, एग्जेम्पशंस मिलते थे, वो इस रिजीम में मिलेंगे अगर वो ऑप्ट करता है 7 लाख वाला? देखिए, जो सरकार की न्यू टैक्स रिजीम है उसमें किसी प्रकार के भी रिबेट और डिडक्शंस अलाउड नहीं है। वो सिर्फ पुरानी टैक्स रिजीम में अलाउड है। आप ये देखिए कि सरकार को मालूम था कि उनकी जो न्यू टैक्स रिजीम है वो मात्र 5% लोगों ने ही अपनाई है, 95% लोगों ने इसको नकार दिया था। जो मैं और आप इन्वेस्टमेंट करते हैं पीपीएफ, एलआईसी या एफडीज में, जिनकी हम छूट लेते हैं आयकर में, अगर उनकी छूट हमको नहीं मिलेगी तो कोई भी टैक्स पे करने वाला वो नई रिजीम क्यों ऑप्ट करेगा?
सरकार ने एक अट्रैक्शन पैदा करने के लिए कि जो टैक्स पेयर्स है वो इस न्यू टैक्स रिजीम को अपनाएं, चूंकि 5 से 7 हो गई है और सरकार इसमें चाह रही है कि हमारी वाहवाही होए, तो ये सिर्फ एक घोषणाओं के तौर पे लीजिए। अगर आप इसको प्रैक्टिकली कैलकुलेट करेंगे तो मैं आज भी कहूंगा कि अगर 5% लोगों ने ही न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करी तो इसका क्या कारण था कि 95 लोग ओल्ड में गए। इसका तात्पर्य यही है कि ओल्ड टैक्स रिजीम कहीं ना कहीं आदमी अपना रहा है। क्या अगर कोई ऑप्ट नया कर ले तो क्या उसे डी ऑप्शन का भी कुछ ऑप्शन होता है, करोगे? देखिए, ऑप्शन के उसमें जब हम जाते हैं तो उसमें ये ऑप्शन हमको चूज करना रहता है कि ऑप्ट फॉर न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम, तो उसके हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर कुल देखा जाए तो मध्यम वर्गीय टैक्स पेयर्स को सिर्फ एक दिखाने के लिए और लुभाने के लिए घोषणाएं हैं, उससे उसकी जेब जो आज महंगाई के दौर को झेल रही है उस पे किसी प्रकार की उसको शांति नहीं मिलेगी। तो मोटा मोटा हमने समझा प्रशांत यहाँ पे कि 2 रिजीम अवेलेबल चलिए, ठीक है जी, लेकिन पहले इसके जी बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात आपने करी है, चर्चा करी है और जाहिर है कि रिएक्शन जरूर अलग अलग हैं इस बजट पर। बहुत सारी हाइलाइट्स हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका। राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। और इकोनॉमिक एक्सपर्ट कपिल होलकर साहब हमारे साथ हैं स्टूडियो में, आपका भी बहुत स्वागत है। और छत्तीसगढ़ से वंदना राजपूत जी नेता बीजेपी हमारे साथ हैं, और लक्ष्मी वर्मा जी नेता कांग्रेस, आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले कपिल होलकर जी आपके पास आऊंगा। अब रिएक्शन जरूर आपने अभी सुने होंगे, लोगों के अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन एक परसेप्शन अभी ये बनाया जा रहा है या बन भी रहा है कि भाई सैलरीड क्लास को बहुत बड़ा नफा हुआ है, बहुत बड़ा फायदा दिया गया है। 8 साल बाद कुछ बदलाव हुआ है, वाकई कुछ नजर आता है क्या? बिल्कुल, देखिए ये जो वर्ष हमने 2 वर्ष निकाले हैं कोविड के जी, और उसके बाद में इतने लंबे अरसे के बाद जो एक बहुत बड़ी डिमांड थी मध्यम वर्ग की या अपर मिडिल क्लास जिसको हम कहते हैं जी, जहाँ पे कि एक राहत दी जाए, और ये प्रयास किया गया है राहत देने का। जो ध्यान देने वाली चीज़ है, ये भी देखिए आप कि सीनियर सिटीजन की जो डिपॉजिट स्कीम थी, जहाँ सरकार को आप पैसा देते हैं वो 8% ब्याज देते थे, उसको 30 लाख रुपए कर दिया जाए 15 लाख से बढ़ा के। ये एक बहुत बड़ा हमारा वर्ग ऐसा है सीनियर सिटीजन का जो लोअर इंटरेस्ट रेट्स के कारण परेशान था, जहाँ पे उसकी आमदनी की मंथली खर्चों की समस्या थी। MIS को भी 4.5 लाख से बढ़ा के 9 लाख रुपए कर दिया गया मंथली इनकम स्कीम जो है। तो ये एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक सरकार ने एक राहत दी है। इस बजट को आप मेरा ऐसा मानना है कि एक वर्ग विशेष को न देखते हुए एक इकोनॉमिक्स की नजर से मैं इसे एक कंप्लीट पिक्चर के रूप में देखना चाहूंगा। एक नपातुला बजट जहां पे जो इस समय अर्थव्यवस्था की जरूरत है रोजगार क्रिएट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर्स करने की, सरकार ने वो करने का प्रयास किया है। MSMEs को सपोर्ट करने की जरूरत थी, सरकार ने वो करने का प्रयास किया है। एग्री को सपोर्ट करने की जरूरत थी, सरकार ने वो करने का प्रयास किया है। तो जहां जहां सरकार कर सकती थी, और एक और चीज जहां समझने की बात है, हम जब आज के समय में हम ग्लोबल सिनारियो को देखें जहां पे सब तरफ डिप्रेशन है, US यूरोप कहीं भी देखें आप, सब जगह ले ऑफ्स हैं, इकोनॉमी स्लो डाउन है, वहां पे सरकार अगर 10 लाख करोड़ का खर्चे की बात कर रही है तो कहीं ना कहीं ये विश्व में संकेत जाता है कि हम कैपेक्स करने के लिए तैयार हैं। भारत सरकार कैपेक्स कर रही है, आप आइए और यहां निवेश करिए। तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट भी ओपन हो सकता है भविष्य में, मुझे लगता है। उसके साथ साथ जो खास बात यहां पे है कि फिस्कल डेफिसिट को 5.9% पे लॉक किया है। मतलब आप खर्चा कर रहे हैं, टैक्स में छूट दे रहे हैं, फिर भी आपने जो है यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करके रखा है। ये भी आज जो आप देख रहे हैं शेयर बाजार, अभी आपने अपने उद्बोधन में कहा भी कि शेयर बाजार में जो है वो तेजी दिख रही है। उसके साथ साथ आप देखिए कि बॉन्ड यील्ड जो बजट शुरू होने के पहले 7.37 था, वो 7.3 के आसपास आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि इंटरेस्ट रेट पीक जो हम मान के चल रहे थे कि महंगाई जिसके कारण ब्याज दरें बढ़ रही थी, तो आप ये देखिए जब आम आदमी की बात करते तो हमें आज की नहीं बात करना है, हमें बात करना है अगले 1 साल की, जब बजट लाया गया है। तो अगले 1 साल में आम आदमी को महंगाई से भी राहत मिलेगी, क्योंकि सरकार अब यहां से मुझे लगता है RBI ब्याज दरें नहीं बढ़ाएगी। जो 4.96% का इन्होंने 5.9% का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा है उसके चलते। तो इस माहौल में जो बजट आ सकता था, मुझे लगता है वो एक अच्छा बजट है। कैपिटल गेन टैक्स पे कोई डेंट नहीं किया गया, किसी तरह के टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की गई है। इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग
को बूस्ट करने के लिए देखिए हम इन्फ्लेशन दो तरीके से इंपोर्ट करते हैं। पहला इन्फ्लेशन हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड के फॉर्म में, दूसरा इन्फ्लेशन हम इंपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के फॉर्म में। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करने के लिए सबसे बड़ा बाजार हम इंपोर्ट करते थे आज से 1 साल पहले तक मोबाइल फोन्स। आज हम मोबाइल फोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी ध्यान रखा है कि मोबाइल फोन्स के मैन्युफैक्चरिंग पे भी और बढ़ावा दिया जाए जिससे हमारे एक्सपोर्ट बढ़े। तो जहां ज़रूरत थी जिन जिन चीज़ों पे उन पे करके और अपने खर्चों को भी सीमित करके एक नपातुला बजट है। जो चैलेंज यहाँ पे आएगा, जो मुझे नजर आता है, अगर सरकार ये एक तलवार की धार पे चढ़ने वाला बजट देखता हूं मैं इसको, अगर फिस्कल डेफिसिट से डिविएट हुई, 5.9 से फिस्कल डेफिसिट बढ़ा, ये टैक्स कलेक्शन में जरा सी भी ऊंच नीच हुई या कोई ऐसी दिक्कत आई, तो सरकार का ये जो प्लान है ये बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ भी सकता है। बिल्कुल, हालांकि विस्तारित बजट है, आपने बहुत विस्तार से समझाने की कोशिश भी की है, अलग अलग पहलुओं पर भी है। आपके पास आऊंगा, डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे कि भाई उद्योग जगत के लिए और क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का आपने जिक्र किया तो कैसे ये जमीन पर उतरेगा। लेकिन उससे पहले मैं राजपाल जी, ठीक है, 8 साल बाद रिज्यूम हुआ है टैक्स सिस्टम, आम जनता की बात कर रहा हूं, सैलरी क्लास की बात कर रहा हूं, 8 साल का आपको इंतजार करना पड़ा। अभी भी ये कहा जा रहा है कि पर्याप्त नहीं है जिस दर से महंगाई बढ़ी है। देखिए, निश्चित तौर पर यह जो विकास उन्मुखी एक बजट पेश करने का काम हमारी सरकार ने किया है जी, समावेशी विकास का सिद्धांत यहाँ पे लागू करने का काम किया और सबका साथ सबका विकास ही लक्ष्य रखा गया है इसके अंदर। और देश की सीमाओं के लेकर भी बजट का प्रावधान करने का काम किया है। जम्मू कश्मीर लद्दाख पर निरंतर इस बजट में ध्यान दिया गया है। जहाँ एक तरफ सैलरी क्लास की जो आप बात कर रहे हैं वो तो है ही सही, जो स्लैब बढ़ाने का काम हुआ, उसके अलावा कृषि और लगातार मुफ्त अनाज की स्कीम को आगे बढ़ाना, फसल बीमे के लिए व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करना, फसल आकलन में किस प्रकार से और नई पॉलिसीज़ बनना, वो करना। एग्रीकल्चर को लेके हमने बहुत ज़्यादा इसमें कंसंट्रेशन करने का काम किया है क्योंकि मूल रूप से हमारा कृषि प्रधान देश है। तो एग्री स्टार्टअप खोलने के लिए निधि स्थापित करने का काम किया। युवाओं को एग्री स्टार्टअप खोलने के लिए प्रोत्साहन देने का काम भी इस बजट में हुआ है। उसके साथ साथ में हरित खेती और हरित ऊर्जा, एग्री के साथ साथ में एनर्जी के ऊपर भी ध्यान देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हरित खेती, हरित ऊर्जा पर खास जोर दिया है। आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात के तहत ये बजट बहुत मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो आज वैश्विक तौर पर हम प्रदूषण की से जूझ रहे हैं, आज स्वास्थ्य को, हेल्थ वेल्थ को लेकर ध्यान देना चाहिए। तो वहीं हमने स्वच्छ पौध कार्यक्रम के तहत 2200 करोड़ रुपए का व्यय पौधारोपण के लिए रखने का काम किया। एक विश्व को एक संदेश देने का काम भी हमने इस बजट के माध्यम से किया कि पर्यावरण को भी ध्यान रखने का काम पब्लिक के लिए क्या क्या योजना है जो अनाउंसमेंट इस बजट में हुए आपने जरूर गिनाए। जी, कुछ लूप होल्स भी आप जाहिर है कि अभी तक निकाल के जरूर आए होंगे इस बजट के। अनाउंसमेंट कई हैं, लेकिन इन्हें जमीन पर उतारने के लिए लगता है आपको पर्याप्त वक्त है? देखिए, इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, इन अंधेरों का अंधा तमाशा। हर बार नए नए शब्दों को गढ़ना, बड़ी बड़ी बातें करना, और हर बार जब हम देखते हैं तो स्थितियां क्या है। मौलिक बजट को एक आम व्यक्ति के रूप में, एक आम परिवार के रूप में व्यक्ति क्या देखता है कि एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, निम्न मध्यम वर्ग का हो, एक नॉर्मल व्यक्ति ये देखता है कि इससे महंगाई हमारी कम हुई कि नहीं हुई। लगातार महंगाई सुरसा की तरफ मुंह फाड़ रही। कि आप आज की तारीख में जब सत्ता और सरकार में बीजेपी आई थी तो वो गैस की टंकी 400 रुपए में महंगाई डायन दिखती थी और आज 1100 रुपए में इनको विकास दिख रही है। इसका क्या हुआ? क्योंकि आम आदमी का, आप भी व्यक्ति हो, आपके घर के राशन भाभी से पूछना कभी, जो कभी 5000 का आता होगा तो आज की तारीख में वो 10 से 15,000 का हो गया। कि एक किसान में हूं कि एक तेल का पीपा खरीदने के लिए, मतलब जो आता है 15 लीटर का, उसको कृति का वो खरीदने के लिए मेरे 1 कुंटल गेहूं की कीमत में वो नहीं आ पा रहा। मैं 1925 का गेहूं बेचता हूं और वो तेल का पीपा जो 700 रुपए से बढ़ के 2400-2500 रुपए का हो गया। कि 1 कुंटल गेहूं बेच दूंगा तब भी जाके मैं एक तेल का पीपा नहीं लेके आ पाऊंगा। तो आप इन परिस्थितियों को समझे, बड़ी बड़ी बातें। और एक जो रहता ना कि एक परिवार रहता है जिसमें एक नए बच्चे आते हैं, बाप दादा की जमीन जायदाद को बेच के थोड़ा बहुत कुछ करते हैं और बोलते हैं कि बाप दादाओं ने क्या करा। उस तरह की बातों को ये कहा था कि अभी किसानों के लिए कृषि स्टार्टअप। क्या है कृषि स्टार्टअप? क्या कैसे करेंगे? आपने हमारी कीटनाशक की कीमतें बढ़ा दी, आपने हमारी खाद की कीमतें बढ़ा दी, आपने जो कहा था कि खेती की लागत आदि कर देंगे, कीमतें
दुगनी कर देंगे। जी। लागत आपने 3 गुना कर दी, मतलब आधी करने की बजाय 3 गुना। अब डीजल सबसे ज्यादा कंजप्शन किसान करता, डीजल की कीमतें आप देख लो, जो डीएपी की कीमत अभी पहले होती थी 500, वो 1500 से ऊपर पहुंच गई आपकी 2500। यहां पे आप डीएपी यूरिया ना तो टाइम पे मिल रही है, महंगी इतनी हो रही है कि आपकी जो लागत है वो बढ़ गई। आपने कहा था कि कीमतें दुगनी कर देंगे। मैं एक किसान था जो 1000 की लागत के ऊपर सोयाबीन 4500 रुपए कुंटल बेचता था, आज 3500 रुपए कुंटल उसकी लागत हो गई, उतनी भी कीमत नहीं निकल पा रही, क्योंकि जब बाजार में हम जाते हैं, अगर बीज लेने जाएंगे तो 10-12 हजार रुपए कुंटल भी मिलेगा, और जब हमारी फसल आएगी तो और उसका कारण क्या, चंद उद्योगपतियों की जेब में सरकार बैठी है कि आपने वहां पे जो सोयाबीन है जिसकी डीओसी बनती है, आपने जीएम सीड्स की आप हिंदुस्तान में नहीं उगा सकते क्योंकि वो हानिकारक रहता है, पर उद्योगपतियों के दबाव में विदेश से आप आयात करने लग गए कि वहां से उसकी बनी हुई डीओसी, जिसकी अगर एक बीघा के अंदर कम से कम अगर 1 एकड़ में 7 कुंटल सोयाबीन हमारे यहाँ होती है, तो वो जो जीएम की रहती है वो 22-23 कुंटल होती है, और उसकी जो डीओसी रहती है उसको आपने इंपोर्ट करने का काम कर दिया। होना क्या चाहिए, कैसे आप रोजगार की व्यवस्था करेंगे, आप कर क्या रहे हो? जो फिजिकल डिफिसिट की बात चल रही है, आपकी आयात और निर्यात घाटा कितना होता जा रहा है? चीन, ताइवान और हांगकांग से मिला तो 10 लाख करोड़ का आपका फिजिकल डिफिसिट हो रहा है, और उसके ऊपर आप बात नहीं करो कि कैसे खत्म होगा, क्योंकि जो भी चीज आपने कही, रोजगार आपने जरूर जिक्र किया है। रोजगार में मेरी बात समझे, पूरी करने दीजिए कि आप किस बात को कर रहे हैं, कि आपका जो हिंदुस्तान के अंदर पैसा डॉलर कहां से आ रहा है? जो आपको निर्यात करते हो उसके हर चीजें आप निर्यात कर रहे हो। ऑयल, आपको क्रूड ऑयल निर्यात करना है तो आपको जो गल्फ से कर रहे हो, जिसकी जगह आपको आज रशिया से करना चाहिए $40 पर, वो आप नहीं करोगे। ये जो प्राइवेट कंपनियां वो करके उसको इंपोर्ट करने का करेगा। यहां पर जरूर मैं टोकूंगा आपको। जो रेशियो है, जो आप रशिया का जिक्र कर रहे हैं, बहुत बड़ा रेशियो बदल गया है अब आयात निर्यात का। पहले कुणाल चौधरी बहुत जवाबदारी से कह रहा है हिंदुस्तान गवर्नमेंट नहीं कर रही है, प्राइवेट प्लेयर करके उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हिंदुस्तान गवर्नमेंट वही $77 का ले रही है जो $40 में मिल सकता है। जवाब आपसे चाहूंगा, जो कपिल कुणाल जी उठा रहे हैं कि भाई रशिया से हमें और ज्यादा करना चाहिए। नहीं, ज्यादा नहीं कर ही नहीं रहे, इंपोर्ट प्राइवेट प्लेयर कर रहे हैं। नहीं, प्राइवेट प्लेयर कर रहे हैं, वो उसको रिफाइनरी कर रहे हैं, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सीधा इस पर कहना चाहूंगा। देखिए, जो सरकारें हैं जी, इनका कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट्स के साथ में। तो अगर आपका इस साल का या अगले पिछले साल का कॉन्ट्रैक्ट मिडिल ईस्ट के साथ में था तो वो एक होगा। दूसरी चीज़, कुणाल जी का प्रश्न बिल्कुल वाजिब है कि जिस तरीके से क्रूड के जो लो प्राइजेस हैं उसका फायदा जो BPCL, HPCL ऐसी कंपनियां हैं ये कम कीमत पे आज रशिया से ले रही हैं, और वहां से नहीं ले सकती है, नहीं ले पा रही। मैं बहुत जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ इस बात को। मैं कृपया करके उनका साहब, मैं बहुत जवाबदारी के साथ कपिल जी, मैं चाहे इसके ऊपर बात करूं या फिर हम जो हमारा फिजिकल डिफिसिट, मैंने आपको हांगकांग, चाइना, हम 10 लाख करोड़ का डिफिसिट हो और उसके बाद भी 4 लाख करोड़ रुपए हमें हमारी सुरक्षा पे, उसके बावजूद हम चाइना से इतना घबरा रहे हैं। हम उन परिस्थितियों को समझे, क्योंकि जब तक आप कितना ही व्यक्ति की इनकम बढ़ा ले, पर सारा पैसा जो बाहर जा रहा है आज की तारीख में, आप सीमेंट हो, हमारी स्टील हो, हमारी ऑयल हो, सारी चीजें हमें इंपोर्ट करना। जी, कुणाल जी मैं आऊंगा आपके पास। एक छोटा सवाल लक्ष्मी वर्मा जी, क्या बजट में आपको लगता है कि आम जनता के लिए है? महंगाई जो सबसे बड़ी परेशानी थी उसमें अभी भी कहा जा रहा है कि भाई उतना एड्रेस नहीं किया गया जितना होना चाहिए था। देखिए, ये सर्व हितैषी बजट है, और कहीं भी देखिए भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 की बात ले लें, वो लोक लुभावन बजट पेश करके आम जनता को गुमराह करने का काम कभी नहीं किया है। और जो ये बजट आया है वो इतना संतुलित बजट है कि हर वर्ग के लिए इसमें जो है लाभ जो पहुंचाने की योजना बनाई है। चाहे महिला की बात करें, चाहे युवाओं की बात करें, चाहे किसानों की बात करें, चाहे आम जन जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा है व्यक्ति, उसकी बात करें, हर वर्ग को जो लाभ हो और उनकी आर्थिक लक्ष्मी जी मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना। जी चले, मैं युगल हमारे साथ जुड़े हैं रायपुर से। युगल, छत्तीसगढ़ की जनता क्या सोचती है शाम बजट पर? बहुत सारी चीजों पर अनाउंसमेंट भी हुआ है, किसान से लेकर
उद्योग जगत के लिए है, सैलरीड क्लास के लिए भी बहुत सारे बड़े अनाउंसमेंट हैं। गृहणियां भी कुछ आपके साथ नजर आ रही हैं। महंगाई पर कोई राहत नजर आती है क्या उन्हें? बड़ी कॉमन है, अपोजिशन हमेशा जी प्रशांत, देखिए हमारे बीच पूर्व वित्त मंत्री अमर अग्रवाल जी हैं। हम सीधा उन्हीं से ही बात करेंगे। अब बजट को किस रूप में देख रहे हैं आप? लंबे समय से देखते आ रहे हैं इसको लेकर। मैं इस बजट को हमारे देश की जो चुनौतियां हैं उसको निपटने वाला, और सबसे बड़ी बात 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमिक बनाने वाला ये बजट है। 14 से हमारी सरकार ने बजट प्रारंभ किया था और उसके परिणाम 8 साल में देश की अर्थव्यवस्था, दुनिया की अर्थव्यवस्था में हमारा 10वां स्थान था, आज 5वां हुआ। तो क्रमशः सारे बजट जो होते हैं वो दूरगामी बजट होते हैं, और इस बजट में अगर हम देखेंगे तो हमारे देश के मध्यम वर्ग की, शासकीय अधिकारियों की, कर्मचारियों की या छोटे व्यवसायियों की बहु प्रतीक्षित मांग इनकम टैक्स की, वो आज पूरी हुई है। 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ के युवकों के लिए दुनिया में जो भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं उसके हिसाब से शिक्षा प्रारंभ करना, और 43 लाख युवकों को 3 साल तक स्टाइपेंड देना, अप्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी भत्ता। एमएसएमई की भी बात आपने कही। एमएसएमई में अगर हम देखेंगे तो 95% जो उनकी संपत्ति किसी कारण से रुकी हुई है, जब्त है, उसको लौटाना। इसके साथ एमएसएमई को युगल रहिएगा। और महत्वपूर्ण बात अमर अग्रवाल जी कर रहे हैं, लेकिन आम जनता से, लोगों से भी समझना होगा कि आखिर वाकई है कुछ। एमएसएमई की बात आप कर रहे हैं, 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी